कोई बोलता क्यों नहीं? मेरी प्रॉब्लम है, मैं जानना चाहता हूँ कोई बोलता क्यों नहीं, कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? जो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं वो घुमा फिरा के क्यों बोलते हैं, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? सीधा क्यों नहीं बताते कि इसकी गलती है करके? क्यों किसी को अकाउंटेबल नहीं रखते? लीडर हम क्यों चुनते हैं? जैसा लीडर करेगा वैसे ही ना जनता करेगी, उसी को ना फॉलो करेगी। जनता के तो अलग अलग ट्रेड्स हैं। लीडर का काम है कि एक जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो जनता के अंदर डेवलप करवाना। हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या हो गया, उनको क्या हो रहा है ये सब? मैं भी बहुत दुखी हूँ। मेरे फादर खुद क्रिटिकली इल हैं आज की डेट में, आईसीयू में एडमिट हैं पिछले 12 दिन से। आज टोटल मिलाकर के अगर मैं बात करूँ तो 14-15 डे है उनके बीमारी का, कोविड से हुआ। किसी भी तरीके से हो सकता है कोविड, बहुत सारे तरीकों से हो सकता है। मतलब उसमें कोई वैसा नहीं है कि हम बाहर गए तो ही हो गया। बाहर से कोई ऑब्जेक्ट ही हम लेकर के आ गए, दूध का पैकेट लेकर के आ गए, कोई गाड़ी साफ करने वाला आ गया, उसने गाड़ी टच की, हमने गाड़ी टच की, क्या नहीं पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना जरूरी है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर जहां से कोविड हो सकता है। जितना भी प्रिकॉशन ले लो, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपने लोगों में जानना। तो मैं आज की वीडियो में बहुत ही दुख के साथ वीडियो बना रहा हूं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने इतनी रिसर्च की है ना, जो मीडिया वाले पूरी जिंदगी भर में नहीं कर सकते। इस वीडियो में इतनी की है रिसर्च। आज पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज के हालात ऐसे हैं ना कि देश में दो ही तरह के लोग जो है ना फल फूल रहे हैं, एक बकैत और दूसरे डकैत। कुछ लोग दोनों का मिला जुला मिश्रण भी है, बकैत भी है और डकैत भी है, दोनों है। मैं आगे बढ़ने से पहले ना ये बताना बिल्कुल चाहूंगा कि ना मैं कोई एक पर्टिकुलर ना पार्टी से बिलोंग करता हूं, ना मेरे को पॉलिटिक्स में जाने का कोई इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं मैं। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता हूं मैं। डेटा मेरे पास बहुत सारा है, इतना कि जितना न्यूज़ चैनल्स वालों के पास नहीं है। वो तो खैर नंबर्स की बकवास करते हैं, वो कुछ काम की बात नहीं कर पाते वो। और ये भी बार बार बताना पड़ता है लोगों को कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। क्यों बताना पड़ता है? हम अपने लीडर से क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या? क्यों बताना पड़ता है ये? एक बात बताइए, आज की डेट में आपको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए तो आप किसके जैसा प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे? मोदी जी जैसा या वाजपेयी जी जैसा? खुद से पूछिए। आज भी किसके शब्द याद आते हैं आपको? किसकी कहावतें या किसकी कविताएं याद आती हैं आपको? कौन है जो पार्लियामेंट में अपोजिशन को गलत तो गलत और सही तो सही बोल पाता था? आज के डेट में कौन है जो केरला को उसके ऑक्सीजन सरप्लस होने के लिए अप्रिशिएट कर रहा है? कोई स्टेट है, कोई सीएम है, कोई पीएम है, कोई है जो उसको अप्रिशिएट कर रहा हो? आज की डेट में केरला ऑक्सीजन सरप्लस में है, कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उससे उनको पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा ना, इसलिए नहीं कर रहा कोई। कोई इंस्पिरेशन ले रहा है केरला से? कैसे किया उन्होंने, कोई स्टेट सीख रहा है? कोई नहीं सीख रहा। वहां देखो भी मत, वहां मत देखो। वहां ज्यादा देखोगे, अगर वहां पे इंटरेस्ट लोगे तो पॉलिटिकल माइलेज तुम्हारा वहां के लिए नहीं बैठ पाएगा। हम इंडियंस के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है आपको? वी आर नॉट बिहेविंग एज सिविल बींग्स, वी आर बिहेविंग एज इमोशनल बींग्स। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक लीडर की टॉप 5 क्वालिटीज आपको क्या लगता है क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी, करेज, लिसनिंग, फेयर एटीट्यूड और एक विजन। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लेना। जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक लीडर में ये होना चाहिए। एक लीडर में ये होना चाहिए कि सामने से आकर के पब्लिक को बोल सके कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी, सपोर्ट करे मेरा। ये अकाउंटेबिलिटी होती है। विजन, दूर तक देखने की क्षमता। जब अक्टूबर 2020 में बता दिया गया कि B617 नामक एक उसका वेरिएंट है जो कि डबल म्यूटेशन और साथ ही साथ ट्रिपल म्यूटेंट भी बन सकता है, तो उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग क्यों नहीं कराई गई? अब कुछ लोगों को बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आती तो वो लोग बस चिल्लाने लग जाते हैं। जेनेटिक सीक्वेंसिंग होती है पता लगाना कि उसके जीन्स में क्या क्या है, क्या हमारे वैक्सीन जो हमने बनाए हैं वो उससे निपट पाएंगे कि नहीं निपट पाएंगे। जब ये पहले से पता था तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ी बात उस पर? आज वही B617 जो है डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट बन गया है। पूरी दुनिया कह रही है इंडियन से बच के रहो। मालदीव से भगा दिए गए तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटीज, भगा दिए गए। जो लोग चिल्लाते थे ना रिहाना के एक ट्वीट करने पे कि देश का इंटरनल मैटर है, वो खुद आउटर चले गए, आउटर, देश के आउटर। तीसरा होता है करेज, गूदा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का करेज होना चाहिए, लोगों के सामने आने का, लोगों को जो सच्चाई है वो बताने का, लोगों के साथ साझा करने का करेज होना चाहिए। इसके लिए गूदा चाहिए। खड़े होकर सिर्फ कॉन्फिडेंस से बकैती करने से नहीं होता है। और लिसनिंग, जो सिर्फ मन की बात ना बोले,
जो देश की सुने, देश के लोगों को अपना समझे, जो सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर में देख करके सहानुभूति न जताए, उसको वाकई में सहानुभूति हो। और फेयर एटीट्यूड कि हमने अगर गलत किया है तो हम बोलेंगे गलत किया है, हमने अगर सही किया है तो हम बोलेंगे सही किया है। हरियाणा का सीएम आकर के बोलता है जो मर गए उनके बारे में अब क्या डिबेट करनी। ऐसे लोगों को, ऐसी थिंकिंग वाले लोगों को निकाल क्यों नहीं दिया जाता, क्यों रखा जाता है? क्योंकि यही लोग चलने वाले, आगे पार्टी को चलाने वाले, यही लोग फॉलो करने वाले हैं, जैसा बोला जाएगा वैसा करने वाले हैं ये लोग। अब आती है हमारी प्रॉब्लम, हम इंडियंस की प्रॉब्लम। हम लोग इमोशनल बीइंग्स हैं। हम लोग जो बकैती ज़्यादा करना जानता है, भाषणबाजी ज़्यादा करना जानता है, हम उसके पीछे जाते हैं। हम बोलते हैं वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बोला, क्या बोला। ईव टीजिंग कर रहा है वो, दीदी, अरे ओ दीदी, ईव टीजिंग पब्लिक में कर रहा है। सभी की एक रिस्पेक्ट होती है, सभी की एक रिस्पेक्ट होती है। आपकी भी है, हमारी भी है, सभी की है। उस रिस्पेक्ट को, एक लीडर में क्वालिटी होती है कि सभी की रिस्पेक्ट करे वो, जिसने जो काम किया है उसके लिए उसको अप्रिशिएट भी करे। ये बकैती ज़्यादा करते हैं और धीरे धीरे से डकैती भी करते रहते हैं। मेरे फादर, जिनको 15 दिनों से ज़्यादा हो चुका है आज की डेट में, 14 दिन तो हॉस्पिटल में ही हो चुका है, बेड नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में। यस, हम लोग जो हम अपने शहर को अच्छे से जानते हैं, हम बेड नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आसपास के लोग जो होंगे, आस पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट के गांव के लोग होंगे, वो आके क्या किसी से मदद मांग पाएंगे इधर उधर। आज की डेट में ऑक्सीजन सिलेंडर अगर हम घर में भी लगाना चाहें, हमारे पापा का SpO2 लेवल जो है वो 70 के नीचे चला जा रहा है, जैसे ही हम निकाल रहे हैं मास्क को। खैर, हॉस्पिटल के बारे में जो रेंटिंग है ना, और ये मेडिकल सिस्टम जो है, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। पहले मेरे फादर ठीक हो जाएं बस, वही प्रे कर रहा हूँ मैं आज की डेट में, और उसी में ही लगा हुआ हूँ मैं। लेकिन बीच में समय निकाल करके आप लोगों को बात करना भी ज़रूरी था। रेमडेसिविर की 3 लाख डोजेस पर डे मैन्युफैक्चर करने थे यहाँ पे। डॉक्टर रेड्डीज और पता नहीं क्या क्या कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था रेमडेसिविर बनाने का, अभी तक बना नहीं। कहाँ थी हेल्थ मिनिस्ट्री उन पे जांच करने के लिए कि क्यों नहीं बन रहा है अभी रेमडेसिविर? इतनी कैपेसिटी अगर नहीं है उनकी, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की मदद क्यों नहीं करी गई? रेमडेसिविर के लिए मुझे रेड क्रॉस सोसाइटी भेजा गया, मेडिकल कॉलेज के सामने यहाँ पे रायपुर में। वहाँ पे लाइन लगी हुई थी, मेरे को नंबर दिया गया 974। बोले रात को 12 बजे तक नंबर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन फिर लगाना। मैं जो चिल्लाया हूँ, जो चीखा हूँ वहाँ पे जाकर, मैं बोला हूँ यहाँ पे आज चाहिए, हमको अभी चाहिए, ये क्या हो रहा है? ये कलेक्टर ऑफिस में जाकर के चीखा हूँ, मैं चिल्लाया हूँ वहाँ पे जाकर के, तब जाके सुनवाई हुई है। और मेरे जैसे बंदे की अगर ये हालत है तो सोच लो नॉर्मल पब्लिक का आज की डेट में क्या हालत हो रहा होगा। कुछ लोग जो ठीक हो जाते हैं वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट समझते हैं, बहुत चौड़ में रहते हैं, मैं तो ठीक हो गया, मैं तो ठीक हो गया। उनके बारे में नहीं सोचते वो लोग कि जो लोग, पब्लिक भी है यहाँ पे जिम्मेदार, लेकिन पब्लिक को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी देने का कोई तुक नहीं बनता। क्योंकि जैसा लीडर करेगा, अगर लीडर रेगुलरली भारत की जनता के सामने आकर के बोलेगा कि ये वायरस से बचो, ध्यान रखिए, या फिर उसको सोशल डिस्टेंसिंग, खुद दूसरों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलेगा, तब जाके ना जनता उसको फॉलो करेगी। जनता फॉलोअर होती है, जनता लीडर नहीं होती है। लीडर लीड करता है, तभी लीडर चुना जाता है कि जैसा वो करेगा जनता उसको फॉलो करेगी, तभी वो उसके फॉलोअर्स हैं, वो लीडर्स नहीं है। जनता मूर्ख भी होती है बहुत सारी, यस, बहुत सारी होती है जो सिर्फ फॉलो करना जानते हैं। हम सवाल करेंगे, हमारा हक बनता है भाई। जुनैद और उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग ये पूछ रहे हैं मुझसे कि रैलियां क्यों हो रही हैं, रैलियों में लोग क्यों जा रहे हैं। मैं बताता हूँ लोग क्यों जा रहे हैं, इसका पूरा डेटा है मेरे पास, क्यों लोग जा रहे हैं बताता हूँ, और कौन जा रहे हैं अभी सब बताता हूँ। जो लोग मरते हैं ना, वो इनके लिए सिर्फ नंबर्स होते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी उसकी भी रियलिटी बताता हूँ, पूरा डेटा। इलेक्शन कमीशन की गलती थी, उसने इलेक्शन करवाया, उसने रैली करवाई, तभी ये फैला है, उसका भी रियलिटी बताता हूँ पूरा। भैया पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को, बिना तथ्य के बात नहीं करता। कुछ लोग ये भी कहते हैं एक अकेला आदमी मोदी क्या कर लेगा, पीएम केयर से फंड कौन निकालेगा, कौन साइन करेगा उसके लिए, पीएम को कौन निर्देश देगा फंड देने के लिए। इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी, पूरी एक एक चीज बताता हूं। देश की राजनीति ने देश को खोखला कर दिया है, दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ।
और इसमें लीडर को अकाउंटेबल रखना चाहिए जो सबसे ऊपर में है, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो सीएम क्यों नहीं फॉलो करेंगे। अगर रेगुलरली वो उनको पोक करेगा तो क्यों नहीं वो लोग मानेंगे बात को, बिल्कुल मानेंगे। अगर वो इम्पोज कर देगा, बिकॉज हेल्थ जो है एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट या यूनियन सब्जेक्ट नहीं है। उसमें यूनियन जो है कुछ लॉज बना सकता है, क्यों नहीं। जब इतनी जल्दी कृषि कानून आ सकते हैं, इतनी जल्दी दिल्ली में एलजी को आप सुपर पावर दे सकते हो, तो इतनी जल्दी कोई एक कानून क्यों नहीं ला सकते कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर स्टेट को करवाना जरूरी है। कौन सी बड़ी बात थी इसके लिए, आपकी प्रायोरिटी में नहीं था ना, इससे पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा। आप बोलते हैं महाराष्ट्र में देखिए, दिल्ली में देखिए केसेस कितने बढ़ रहे हैं। अरे महाराष्ट्र में मुंबई और दिल्ली, ये दोनों ऐसे शहर हैं जो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड, और ये नंबर्स हैं। नंबर्स कहाँ से आते हैं, बड़े बड़े शहरों में ही नंबर्स ज़्यादा कैलकुलेट होते हैं, छोटे शहरों में नंबर्स कैलकुलेट तक के नहीं होते कि क्या हो रहा है, कितनी मौतें हो रही है, कुछ अता पता नहीं होता। हम ये भी बता रहे हैं कि एक B617 वेरिएंट है जिसके बारे में बातचीत पिछले साल से हो रही थी कि एक ऐसा है जो डबल म्यूटेंट होगा, फिर ट्रिपल भी म्यूटेंट बन सकते हैं। बंगाल में हैं ऐसे म्यूटेंट्स अभी जो लोगों की लाइफ को सीवियरली इंपैक्ट कर रहे हैं, सीवियरली अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे म्यूटेंट्स हैं। पीपल आर वेटिंग फॉर RT-PCR रिपोर्ट्स, people are waiting for RT-PCR reports for 5 days। तब तक कि उनके पेशेंट्स जो होते हैं ना, जो उनके घर वाले होते हैं, मर जाते हैं। प्लाज्मा के लिए मुझे कितनी दिक्कत हुई है, प्लाज्मा के जो 2 डोजेस लगवाने थे फादर को, उसके लिए मुझे कितनी दिक्कत हुई है। फर्स्ट डे PM केयर्स फंड में 3000 करोड़ रुपए आए पहले ही दिन PM केयर्स फंड में। बट PM डजंट केयर फॉर द पीपल, PM केयर्स फॉर डिफरेंट थिंग्स, फॉर अदर थिंग्स। यस, मदारी है वो, बंदरों को नचाता है बस। कुछ लोग कहते हैं व्हाट अबाउट दैट स्टेट गवर्नमेंट। उन लोगों की नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हेल्थ इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट और लॉज पास करने का अधिकार यूनियन का है। हर स्टेट लॉ पास करता रहे, एक यूनियन एक बार पास कर दी लॉ को, वो हर स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था और उसमें था कि ये लोग को पैसे दिए गए, इन लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों नहीं लगवाए। इसके पीछे का रीजन है मैडम, रीजन है कि इनको पैसे मिले ही नहीं थे। मैडम को मैं पूरी टाइमलाइन समझा दूं। एक सेंट्रल एजेंसी है जिसका नाम है सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसाइटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आती है। इसका काम था 150 और बाद में फिर उन्होंने 12 और ऐड कर दिए 162 PSA ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाने का। कब दिया गया था? अक्टूबर में। PSA का मतलब होता है प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी के तहत ये प्लांट्स होते हैं, 162 प्लांट्स। इसके लिए टेंडर फ्लोट कराया गया, कब? अक्टूबर में। फाइनल कब किया गया? नवंबर में। फाइनली कॉन्ट्रैक्टर को दिया कब गया कमीशन करने के लिए, मतलब काम करने के लिए, दिसंबर 2020 में। काम शुरू कब हुआ? अभी तक ठीक से नहीं। यस, अभी तक ठीक से नहीं। ये बताया गया था कि 45 डेज के भीतर जो है ये काम शुरू हो जाना चाहिए। यानी कि जब ये 15 दिसंबर 2020 के आसपास में टेंडर फाइनली दिया गया था, कॉन्ट्रैक्टर को फाइनली दिया गया था कि 162 आपको लगाने हैं, तो हुआ यूं कि कायदे से देखा जाए तो 45 डेज यानी कि कब? 31 जनवरी एंड होते तक के, जनवरी एंड होते तक के PSA जो सिलेंडर ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं वो लग जाने चाहिए थे, एटलीस्ट आधे तो लग जाने चाहिए थे। लेकिन वो तब तक के काम शुरू तक के नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था आपको पता है? क्योंकि PM केयर्स फंड हो और PM रिलीफ फंड हो, इन दोनों से टेंडर डॉक्यूमेंट है नीचे, पूरा पढ़ो। पढ़े लिखे कई सारे लोग गंवार होते हैं जो लोग खुद नहीं पढ़ते हैं, बस इधर उधर की बुनी हुई बातों पे सुनते हैं। खुद टेंडर देखो, उसको पढ़ो अच्छे से। उसमें लिखा है कि इसका फंड जो आएगा वो PM रिलीफ फंड या PM केयर्स फंड, दोनों में से किसी में से आएगा। कौन करेगा इसको आवंटित? PMO, प्रधानमंत्री का ऑफिस करेगा। प्रधानमंत्री के ऑफिस में कौन फंड देगा? प्रधानमंत्री साइन करेंगे। प्रधानमंत्री किधर निकल लिए? बंगाल निकल लिए। अब बताओ, एजेंसी आगे काम तब बढ़ाती है कोई भी जब उसको पैसे दिए जाते हैं। अगर उसने एक प्लांट लगाया है, अभी कमीशन नहीं हुआ, एक प्लांट लगाया है, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 40% पैसा जो है आपको हम एक प्लांट लगाने पे देंगे। उसी को यूज करके फिर जो एजेंसी होती है वो आगे का काम करती है। इस तरीके से आगे काम बढ़ता है। जब वहां से फंड ही नहीं आएगा तो आगे काम कैसे बढ़ेगा? न्यूज जितने भी लोग चिल्लाते हैं ना, इनको चिल्लाने से फुर्सत नहीं है। लोग पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं है, बस चिल्लाते रहते हैं। ये लोग डिबेट कराते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे। ये सिर्फ मूक दर्शक होते हैं, ये खुद ही दर्शक होते हैं, ये सिर्फ सुनते रहते हैं। हाँ लड़ो भाई, बहुत बढ़िया लड़ रहे हो, लड़ो। इनके पास कोई डेटा नहीं होता। ये लोग ऑक्सीजन चिल्लाते हैं। कभी टेंडर डॉक्यूमेंट हाथ में लेकर के बैठे हैं सामने कि ये रहा टेंडर डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मैं रीड करके सुनाता हूं।
किसी को सही गलत ये ठहरा ही नहीं पाते, बस टाइम पास करा के निकल लिए, कोई कंक्लूजन नहीं आता। और यही चीज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। ऑक्सीजन एक सेंटर का इशू है, भले ही स्टेट में प्रोड्यूस होती है ऑक्सीजन, यूनियन टेरिटरीज में भी होती होगी कई सारे, लेकिन अल्टीमेटली उसका कंट्रोल सेंटर के पास है कि किसको कितना कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, कैसे पहुंचाया जाएगा, हर चीज सेंटर विल डिसाइड। एज ऑफ नाउ सिर्फ 30 हैं फंक्शनल 162 में से। बोला गया मई के एंड तक के 80 फंक्शनल हो जाएंगे, मई के एंड तक के, तब तक एक थर्ड पीक ना आ जाए कहीं। अभी जो ग्राफ हल्का सा नीचे गया है ना, इसी में कोई लोग खुश होने वाले हैं, अभी सब लोग बाहर आ जाएंगे मास्क उतार के, और ये फिर से एक पीक ले सकता है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ फोटो शूट्स होते हैं, मालाएं दी जाती हैं, क्रेडिट्स लिए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जाता है। पूरे स्टेट में लॉकडाउन करेंगे, लेकिन जिस जगह पे होगा इलेक्शन वहां पे नहीं करेंगे, दमों में नहीं करेंगे। पूरा देश खोखला हो चुका है, इतना खोखला कि हिटलर की कही हुई बातें ना अब सच होती हुई साबित हो रही है। हिटलर ने कहा था कि लोगों को ना इतना शोषित कर दो, इतना शोषित कर दो कि अगर वो जिंदा है तो यही उनके लिए विकास की परिभाषा है। ये लिखा था उसने। अब जैसे कई लोग बोलते हैं भैया रैलियों में क्यों आते हैं? रैलियों में बेटा जिसको ना, जो हमारे तुम्हारे जैसे लोग नहीं जाते रैलियों में। कभी खुद को देखे हो या खुद के माँ बाप को देखे हो कि मोदी आया रैली में जाएंगे, केजरीवाल आया मैम रैली में जाएंगे, ये आया रैली में जाएंगे, भूपेश बघेल आया रैली में जाएंगे? जाएंगे क्या? कभी जाते हो? तुमको अपने लाइफ से फुर्सत है, अपनी पढ़ाई या अपने कामकाज से फुर्सत है कि रैलियों में जाओगे? यू कैन मेक गुड डिसीजंस, बट माई डियर यू आर नॉट दैट वोटर विच दे वॉन्ट। यू आर नॉट द वोटर। ये वो वोटर नहीं है तुम जो इसको उनको चाहिए, कुछ और चाहिए उनको। क्या चाहिए मैं बताता हूँ आपको। बंगाल में स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड की वीडियो देख रहा था मैं, समदीश की। 300 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में पर पर्सन के ऊपर खर्चा किया गया। रैली में 50,000 लोगों को बुलाया गया। कितना पैसा लगा होगा 50,000 लोगों को बुलाने में? कैलकुलेट करो ना, मल्टीप्लाई करो। 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ इनके लिए ऐसा है जैसे आपने समुंदर में से बाल्टी पानी निकाला हो। एक इलेक्शन में 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ यूं खर्च हो जाते हैं, लेकिन एक स्टेट पर एक बार कब्जा हो जाए ना भैया, उसके बाद तो फिर ऐश ही ऐश है। नहीं है ऐश? बताओ। एक स्टेट पर एक बार कब्जा हो जाए उसके बाद तो ये इन्वेस्टमेंट है भाई, रिटर्न देगा इन्वेस्टमेंट बाद में। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। जो ट्राइबल महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, उनको नहीं मालूम रहता। उनके लिए पहले क्या किया जाता है, एक प्रोसीजर होता है। पहले गांव का एक सरपंच है, उसको पहले अपने हाथ में लो। वो फिर इन्फ्लुएंस करेगा, रैलीज के 2-3 महीना पहले से इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देगा, उनको सिखाना शुरू कर देगा। उनके लिए एक टारगेट होता है, उनके लिए एक टास्क होता है ये कि तुमको ना 300-400 रुपये मिल रहे हैं, या तुम्हारे लिए कोई एक इनडायरेक्टली हमने फेवर कर दिया, तुम्हारे घर के ऊपर हमने पॉलीथीन की छत वत लगा दी है जिसके चलते बारिश का पानी अब नहीं आएगा। 200 रुपये की तो वही आ जाएगी बल्क में। ये तुम्हारे झोपड़ी के ऊपर लगी हुई है। किसने लगाया? इसने लगाया। अब कोई भी पार्टी हो सकती है। तुमको बस ये क्या करना है, वहां पे भेजा जाएगा, वोटर आईडी कार्ड तुम्हारे बन जाएंगे, वो सरकार की जिम्मेदारी है। बस तुमको उस पर बटन दबाना है जाकर, उनको ये रटवा दिया जाता है। बस इतना समझा दिया जाता है सरपंच के द्वारा। बस उसके बाद गांव के गांव भाई, गांव के गांव। ये जनता जो वहां पे आती है रैलियों में, ये वो जनता नहीं जिसको डेवलपमेंट समझ में आता है, जो समझती है कि आरबीआई गवर्नर ने क्यों रिजाइन किया, गोगोई के साथ क्या हुआ। ये वो जनता नहीं जिसको ये सब समझ में आता हो। ये वो जनता है जिसके सर में छत आ गई थोड़ी सी, और एक दिन का खाना वाना मिल गया, और उसके बाद वो बस आ गए अपना बटन दबाने के लिए। यही उनकी टारगेट ऑडियंस है। एजुकेशन क्यों फ्लरिश नहीं करवाते? करवाने लग जाएंगे तो इंटेंशन नहीं क्लियर हो जाएंगे क्या? समझ में नहीं आ जाएगा क्या कि क्यों हो रहा है सब अभी, और अभी एक ही दिन के लिए क्यों हो रहा है? ये उनके लिए टास्क है, छोटा सा टास्क, बिग बॉस जैसा टास्क। और ये लोग अगर रैलियों में नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा बताओ? क्यों नहीं आएंगे ये लोग? क्यों इनको एक 2 दिन का खाना खाने का हक नहीं है क्या? क्यों नहीं आएंगे लोग रैली में? जब नेता खुद बोलेगा, जब वो खुद चिल्ला के बोलेगा आओ आओ आओ, जब वो खुद मास्क नहीं पहनेगा, खुद अपनी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सारे नेता हाथ में हाथ डाल के खड़े हुए हैं, तो जनता उन्हीं को तो फॉलो करेगी ना, उसी लीडर को फॉलो करेगी जिसको देख रही है। जैसा वो कर रहा है वैसा ही कर रही है। अगर लीडर ने पहले स्टार्टिंग में ही मास्क लगा के एक एग्जाम्पल सेट कर दिया और बोला कि मेरे भाइयों और बहनों थोड़ा सा साइड होकर के एक दूसरे से खड़े रहो, ये एक एग्जाम्पल सेट करने वाली बात होती है। लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल, बाय डूइंग हिमसेल्फ। इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाला जाता है ब्लेम। आइए समझते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। पूरी कच्चा चिट्ठा मैं बताता हूं। तुमको पता है ना, मिडिल क्लास जैसे लोग, हम लोग जैसे लोग होते हैं, ये लोग पिसते हैं
मिडिल क्लास वालों से हर चीज़ में टैक्स लिया जाता है, और इनकम पे तो टैक्स होता ही है, जो तुम खरीदते हो हर चीज़ उस पर भी टैक्स होता है। बिजनेस क्लास वालों से एक हेल्प के नाम पर हेल्प ले ली जाती है, बिजनेस क्लास वालों से, हायर क्लास वालों से, और अल्टीमेटली पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि खर्च कर करके जो गरीब है ना उनके मुंह में सब डालो थोड़े टाइम के लिए, ताकि 5-5 साल में वापस अपनी यही चीज़ सरकार बनती रहे। इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा था मैं अनएम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं सही में बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं बोल रहा, मैं किसी और दिन बोलूँगा। मैंने एसएससी, जेईई और ये सब यूपीएससी का, आईआरएमएस का बहुत सारे मुद्दे ऑलरेडी उठा रखे हुए हैं। आज कुछ और बातें चल रही हैं। हमें ना ऐसा पीएम चाहिए जो मन की बात ना करे, मन की बात अपनी पत्नी से करे जा करके, काम की बात करे हमसे, जो हमारे काम की हो। मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला? इलेक्शन कमीशन शुड बी बुक्ड फॉर मर्डर। इलेक्शन कमीशन बोला उन्होंने, वो डायरेक्टली नहीं बोल पाते ना, नहीं तो वो भी इस्तीफा हो जाएगा उनका भी, और पता भी नहीं चलेगा इस्तीफा क्यों हुआ। डायरेक्टली नहीं बोल सकते। मैं डायरेक्टली क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्विस छोड़ चुका हूँ, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ आज की डेट में। अगर मैं आज की डेट में अगर होता, मैं बोल पाता क्या? सिस्टम में होता तो मेरी नौकरी, मेरा घर बार, फिर क्या होता बताओ? क्या करता मैं? कुछ कर पाता? नहीं। नौकरी चली जाती, सस्पेंड हो जाते, ट्रांसफर हो जाता है इस टाइम पे। जो बोल रहे हैं ना इलेक्शन कमीशन की गलती है, मोदी जी तो बस अपना प्रचार कर रहे थे, वहां से प्रचार होगा तो यहाँ से होगा। अरे अगर इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट को कब अपॉइंट करता है? जब कैबिनेट उसको अप्रूव करता है। कैबिनेट किसके कंट्रोल में? रूलिंग गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अडवाणी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जो आज तक लागू नहीं हुई। उनकी बात कोई सुनता का था? अडवाणी जी ने हमेशा से कहा, और उनको हमेशा से करुणानिधि जो कि तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री थे, हमेशा से उनको सपोर्ट किया, उनके हाथ पे हाथ डाल के बात बोले कि यस ही इज सेइंग द राइट थिंग, बट नोबडी एवर गिव एनी काइंड ऑफ स्टैंस टू दैट पर्टिकुलर प्रपोजल। व्हाट ही सेड वाज कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, ही शुड बी अपॉइंटेड not only by the ruling party or by the majority of the Rajya Sabha and the Lok Sabha, but also he should have a clear consent of the opposition party, of the Supreme Court Chief Justice, and also the law, this Ministry of Law. ये डिमांड आडवाणी जी की थी कि भाई ट्रांसपेरेंसी और एक फेयरनेस इलेक्शन के होल प्रोसीजर में बना रहे, बट ये कभी लागू नहीं हुआ। ना यूपीए के टाइम पे हुआ, ना अभी एनडीए के टाइम पे हो रहा है, कभी लागू नहीं हुआ। क्योंकि इससे क्या होगा? इससे फिर से पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिल पाएगा। अपोजिशन अपोज कर देगी कि अभी इलेक्शन मत करवाओ, अभी इलेक्शन मत करवाओ, तो भैया फिर इलेक्शन छोड़ना पड़ जाएगा। खुद टंडन जी, कुरैशी जी और गोपाल स्वामी जी, जो खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रहे थे, उन्होंने खुद बोला कि हमको सेलेक्ट करने से पहले इन लोग की तो अनुमति ले लो, सबकी अनुमति होनी जरूरी है। वो खुद बोलते थे, कोई नहीं भैया तुम ठीक हो रहो। अब इलेक्शन कमीशन के टॉप पे अपना बंदा, इलेक्शन कौन करवा रहा है? इलेक्शन कमिश्नर करवा रहा है, वही उसी के आदेश से हो रहा है। अब इलेक्शन में अगर लग चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं, पार्टी के फंड्स लग चुके हैं, तो भाई साहब इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। पार्टी के बहुत फंड्स लग चुके हैं, अभी तक के 500 करोड़ का खर्चा हो चुका है, 300 करोड़ का, ऐसी ऐसी बातें होती होंगी इनके अंदर में, आपस में, इनके बीच में। 300 करोड़ का खर्चा हो गया, 400 का हो गया है, फिर से नहीं तो ये पूरी कैंपेनिंग करनी पड़ेगी। पिछले 6 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं, अब पीछे नहीं हट सकते, अब तो करना ही पड़ेगा। जाए तो जाए जाने, जाए तो जाए ये जाने। फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे ही मासूम लोगों को अगले इलेक्शन में फिर से वोटर आईडी कार्ड बनवा करके देंगे, और फिर से बिल्कुल वही प्रोसीजर चलता रहेगा। 5 सालों में पहले चूस लो, इकट्ठा करो, और उसके बाद फिर ये सबका है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका ऐसा ही है। मैंने कहा ना, पॉलिटिक्स ने देश को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, खोखला कर दिया है। और जो लोगों को अभी भी लगता है ना कि सरकार अलग है और ये इंस्टीट्यूशंस अलग हैं, तो वो अपनी मूर्खता की पराकाष्ठा पे है, सीमा पे पहुंच चुके हैं। क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं वो सरकार के निर्देशों पे ही करते हैं। इससे ये भी समझ आ रहा होगा कि क्यों एजुकेशन प्राइमरी फोकस नहीं होता। चाहे तो 10 साल में सभी को एजुकेट किया जा सकता है, 2 सेशन बहुत होते हैं एजुकेशन को प्राइमरी कंसर्न रखने के लिए, लेकिन कभी भी एजुकेशन वॉज नेवर द प्राइमरी कंसर्न। एटलीस्ट मैं कहूंगा, मैं सही बात बोलूंगा, बिल्कुल जले तो जले कुछ भक्तों की, कुछ लोगों की जो अंध हैं, बिल्कुल अंधे हैं, बिल्कुल उनको नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ, यूपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, वो मेरे साथ इस बात पे अग्री कर पाएंगे। मैं जब तैयारी करता था ना, तो मेरे मन में सिर्फ सिलेक्शन का रहता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। आज की डेट में डर ये रहता है कि अगले साल सीटें आएंगी या नहीं आएंगी। गायब हो जाती है सीटें। तैयारी करते रहो तैयारी, सीटें ही नहीं है, क्या कर लोगे?
अरे सीटें कहां चली गई? जब लोग रिटायर कर रहे हैं, उतने लोग एंट्री किए हैं तो रिटायर कर रहे हैं, तो किधर गई बाकी सीटें? जबकि यहां पे गवर्नेंस तो बढ़ना चाहिए, गुड गवर्नेंस की बात होती है। अब कुछ लोग यहां पे ये भी आ जाएंगे, कुछ जागरूक जीवी होते हैं, बोलते हैं तुम सिर्फ जॉब 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 की बात करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप की बात क्यों नहीं करते? तुम्हें सिर्फ सरकारी नौकर बनना है। अरे भाई, देश में बहुत सारे लोग हैं, सब लोग जॉब गिवर नहीं हो सकते, सबकी टेंडेंसी अलग अलग होती है। कुछ लोगों को वो सैलरी लेके अपने घर चुपचाप जाके अपनी घर वाली लाइफ को एंजॉय करने में मजा आता है। एक सोसाइटी को चलाने में सभी की अपनी बैलेंस्ड अप्रोच होती है। बिजनेस करने वाले बिजनेस कर रहे हैं, जिनको सैलरी करना है उनको करने दो, जो जॉब करना है जिनको सैलरी बेसिस पे। तो ऐसा नहीं होता है कि अब अगर तुम जॉब दोगे तो कोई ना कोई सैलरी पे आएगा, फिर उसको ही बोलोगे कि तू सैलरी क्यों लेता है, तू भी जाके एंटरप्रेन्योर बन। तो तुम्हारे अंडर फिर जॉब कौन करने आएगा? एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक टेंडेंसी होती है, प्रमोट होती है बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट प्रमोट करती है इस चीज को। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर के आती है, इसके लिए स्टार्टअप को फंडिंग दी जाती है। मुझे तो आज तक कोई फंडिंग नहीं मिली, हमारा जो ऐप है ऐसे ही चल रहा है हमारे ही फंडिंग से। मुझे तो आज तक, मैंने कितनी बार अप्लाई कर दिया, मुझे तो आज तक कोई फंडिंग नहीं। तुमको मिली तो तुम लिखो नीचे कमेंट में, बताओ मेरे को फंडिंग मिली मेरे स्टार्टअप के लिए। जिस देश का नेता ना व्यापारी हो जाए ना, उस देश की जनता भिखारी होनी तय है। अरे आकर रेगुलरली बात तो करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करो, लोगों के सवालों के जवाब तो दे दो, सुन तो लो कम से कम। सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के 20 मिनट की स्पीच दे देना, कम से कम एक चश्मा उतार लो, कम से कम दिखे ना टेलीप्रॉम्प्टर सामने से, मन में संतुष्टि रहे कि मन से बोल रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए आम जनता को खतरे में डालना, ये किस प्रकार की लीडरशिप होती है? इवन एट दिस टाइम वैक्सीन इज बीइंग यूज्ड टू गेट द वोट्स। व्हाट अ शेम। बिहार में इलेक्शन जब थे तो सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, और अब दुगने तिगने दामों पे वैक्सीन आ गई। क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है? एक एजुकेटेड लीडर कौन होता है पता है? न्यूजीलैंड का, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं। वहां का प्रेसिडेंट, 3 केस आए थे, पूरे ऑकलैंड को लॉकडाउन कर दिया उसने। 3 केस आए थे कोरोना के, पूरे ऑकलैंड को लॉकडाउन कर दिया, कुछ नहीं होगा वहां पे 15 दिन तक। और उसके बाद सब लोग निकले मास्क से बाहर निकाल कर 15 दिन के बाद अपने अपने घरों से। ये होता है एक एजुकेटेड प्रेसिडेंट, एक एजुकेटेड लीडर। अंधभक्तों को मैं कहूंगा आंखें खोलिए, चाहे वो किसी के भी हैं, एक पार्टी के नहीं, हर पार्टी के हैं भक्त होंगे। सही को सही, गलत को गलत बोलना सीखिए। अगर कृष्ण ने अर्जुन की अंधभक्ति की होती ना, तो गीता का सार नहीं होता, भगवत गीता एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो ट्रू भक्त था, अंधभक्त नहीं। बस इतना ही कहना चाहूंगा मैं। हो गया, थैंक यू। बनाते रहूंगा वीडियोस तो मैं, लेकिन ये इस वीडियो में मैंने अपने जो भी मन में था मैंने बोला है। मिलते हैं फिर, है ना? चलो, थैंक यू।